तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी मतलब अब देख बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए समझने के लिए अपने को क्या आना चाहिए? जीओसी मतलब जनरल बात है, बेसिक चीजें अपन देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहले होता है नॉमेनक्लेचर। हर एक कंपाउंड का नाम अपने को आना चाहिए। बोल रहा भाई, हर एक कंपाउंड का नाम आना चाहिए। जैसे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर अपन ने देख लिया है। उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी है वो जनरल चीजें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा जी, सबसे पहले अपन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा इंटरमीडिएट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरमीडिएट। बार बार जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, तो एक टर्म होगा इंटरमीडिएट नाम का, जो हमको बहुत परेशान करेगा। बराबर? तो उस टर्म को अपन पढ़ के अपनी परेशानी को दूर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी इफेक्ट्स दिखेंगे आपको। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इस तरह के बहुत सारी चीजें दिखेंगे जो आपको क्या करेगा? बहुत परेशान करेगा। बात समझ में आया? तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले बच्चा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। मैं बेसिक्स ले रहा हूँ, बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा और JEE नीट लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है? अभी इंटरमीडिएट समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं। जैसे कि पहले मैं बात करूंगा एक बेसिक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब पहला सवाल कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है? तो बस मेरी बात को एकदम ध्यान से कान खोलकर सुनते रहना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। क्या? इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, याद रखना। चाहत वो वाली चाहत नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लेने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो भैया, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को पाने की तमन्ना, या इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। चाहत बोलो या तमन्ना बोलो, दोनों नाम ही है यार। हाँ, इलेक्ट्रॉन को पाने की तमन्ना या इलेक्ट्रॉन को पाने की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बोलना भाई। इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन को खींचना कौन चाहेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऑब्वियसली बात है। अरे जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तमन्ना कौन करेगा? जिसको वो चीज़ नहीं मिलेगी ना, तमन्ना वही करेगा ना। अब जैसे मुझे और भी बहुत सारी चीज़ों की तमन्ना होगी, वो क्यों बताऊं? तो उस चीज़ की कमी होगी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पैसा। सिंपल सी बात है यार, है ना? तो सबको तमन्ना है ना, सिंपल सी बात है, चाहत है ना। हाँ, क्योंकि उसकी कमी है। जिसकी कमी रहती है उसको उसकी चाहत रहती है। तो ऐसे एटम, ये ऐसी स्पेसी जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। तो कौन से ऐसे एटम्स हैं या स्पेसी हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे एटम हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे देख रहा हूँ बेटा, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है और मेरे पास यहाँ पे फ्लोरीन है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो भी बच्चे बैठे हैं वो 10th पास हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। तो मैं ये भी मानता हूँ कि आप लोग नाइट्रोजन को जानते होगे, ऑक्सीजन को जानते होगे और फ्लोरीन को जानते होगे। अगर नहीं जानते हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, और बेटा हमने इसका कन्फिगरेशन पढ़ रखा है 2,5। ये मालूम होना चाहिए आपको। और ये 2,6, ये 2,7। और आप जानते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऑक्टेट मतलब स्टेबिलिटी। अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है तो वही अमीर आदमी है, वही अंबानी है, वही स्टेबल। बराबर? अगर आपको स्टेबिलिटी पानी है भाई तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। बराबर? 8 बनाना पड़ेगा। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 बनने के लिए? 5 है इसके लास्ट ऑर्बिट में। बराबर? तो इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर्स। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींचेगा? ये कस के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कस के पाने की तमन्ना होगी। अरे ये ज्यादा खींच पाएगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। 99 रुपीज यू हैव, ओनली 1 रुपी रिक्वायर्ड। 98, 97,
टाइम लगेगा ना 100 होते, लेकिन 99 वाला जल्दी अचीव कर लेगा ना, ऑब्वियसली बात है ना यार, एक ही चाहिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचने की ताकत कौन रखेगा? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन तीनों को चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बात है सबको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा क्योंकि इसको एक ही चाहिए, बराबर। तो भाई टेंडेंसी जो अट्रैक्ट को, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो किसकी ज़्यादा होगी? फ्लोरीन। इसी तरह एक पूरी फैमिली है जो आप जानते भी होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, हाँ, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे भी याद कर ले, बस आंटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आंटी इंपॉर्टेंट नहीं, वो एस्टाटाइन है, स्टेबल नहीं है वैसे भी वो। तो बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर। तो इन सब को इलेक्ट्रॉन के पाने की तमन्ना है, तो सिंपल सी बात है, इन सब की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। बात समझ में आया? ये सब इलेक्ट्रॉन को तुरंत गेन करना चाहेंगे, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की कि ऑक्सीजन की कि नाइट्रोजन की? फ्लोरीन। समझ में आया कि नहीं आया? कौन ज्यादा खींचने की ताकत रखता है? फ्लोरीन। क्यों, ये बात समझ में आया? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? मैं जब बॉन्डिंग चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत डिटेल में बात करेंगे बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल बात कर रहा हूं मैं मोटा मोटी काम का। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ? नहीं दिख रहा क्या? अच्छा इधर ही, इधर, ठीक। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर का मतलब क्या होता? जोड़ा। शेयर्ड पेयर मतलब जोड़ा। अब सुनो मेरी बात, कहना क्या चाह रहा है वो, कहना क्या चाह रहा है वो, देखो बेटा, मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास क्लोरीन है और इनके बीच में बॉन्ड बना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं कि हाइड्रोजन का भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, क्लोरीन का 2,7, 8,7 ना, 17 होता है ना बेटा, तो 2,8,7, लास्ट में 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके लास्ट में एक। तो बेटा ये इसका इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन है। देखो आपको बोर्ड के एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर भी बनाने आया था, तो याद होना चाहिए। क्लोरीन के पास 7 होता है ना, 2, 4, 6 और ये एक 7। आया बात समझ में? लेकिन क्या करते ये लोग आपस में? शेयरिंग करते हैं, जो तेरा है वो मेरा है ना, ये शेयरिंग करते बाबा, क्योंकि इन दोनों को बॉन्ड बनाना है, दोनों को साथ रहना है, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट करना चाहता है डुप्लेट, हाइड्रोजन बेटा ऑक्टेट नहीं करता, डुप्लेट करता। हाइड्रोजन 2 में खुश रहता क्योंकि इसकी औकात नहीं है, और क्लोरीन ऑक्टेट। देखो 2, 4, 6, 8 दोनों स्टेबल हो गए। कब? जब दोनों शेयरिंग करेंगे। तो ये बॉन्ड किससे बना बताओ जल्दी मेरे को? शेयरिंग से बना। ये बॉन्ड किससे बना? शेयरिंग से। तो बेटा HCl ये लिखा हमने, अरे लिखा? yes, लिखा। अभी देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक जोड़ा, क्या मैं बोलूँगा अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, अरे बोल सकता हूँ, बट दिस एक जोड़ा इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। ये शेयर है 2 एटम में, अरे बोलो ना, इट इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, इट इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में शेयर्ड है, तो इसका नाम क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा? ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ी जो शेयर है दोनों में। गॉट इट? अरे समझा? yes, sir. तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, जल्दी बोलो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही है हमारा शेयर्ड, जो कि शेयर हो चुका है, पेयर, शेयर्ड पेयर। समझा? जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है, जो इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा है, वो क्या है? शेयर्ड है। 1 पेयर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाइड्रोजन? जल्दी बोलो। क्लोरीन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो बोलो कौन किसको खींचेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्लोरीन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझा? तो ये जो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी? जो शेड हो चुका है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको खींचने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोलते, ये बात याद रखना। हाँ, तो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्के से? ये बेसिक चीज क्लियर हुई? तो पहली बेसिक चीज मैंने क्या समझाया आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ताकि आपको इंटरमीडिएट पढ़ाने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुविधा ना हो। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? ठीक है। क्या समझा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले समझा दिया। इंटरमीडिएट्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट से स्टार्ट करने से पहले अपने को पहले समझना पड़ेगा थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में, कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते कैसे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते कैसे। ठीक है? अभी तक जो अपन 10th में रिएक्शंस पढ़े हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, हाँ, करोजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ये सब जो रिएक्शंस आप पढ़े हैं, यहाँ पे इस तरह का रिएक्शंस नहीं होता है, इनसे अलग होता है, इसकी कहानी अलग होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो रिएक्शंस होते हैं उनकी कहानी अलग होती है और उस रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो अभी बताने वाला हूँ, इसीलिए अपने को इंटरमीडिएट समझना बहुत ज़रूरी। खैर, तो मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा जी? सिंपल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ कि A+B गिव्स C+D। मैंने कोई रिएक्शन लिख दी नॉर्मल एक समझने की, ठीक। अब बेटा A+B C+D, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई साहब जो भी राइट में रहता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, कोई दिक्कत? जो भी लेफ्ट में रहता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, कोई दुविधा? अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट होगा उसके अंदर दो चीजें मेनली पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? दो चीजें मेनली पाई जाएगी। एक को हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट। क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट। और एक को हम नाम देते हैं रिएजेंट। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं बेटा? रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट। आइए समझते हैं कि ये सबस्ट्रेट कौन सी बला है और रिएजेंट कौन सी बला है। मतलब किसी भी रिएक्शन में दो चीजें मिलेगी, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। मान लो कि ये जो मेरा रेड कलर का आपको मार्कर दिख रहा है और ये ब्लैक कलर का मार्कर दिख रहा है, ठीक है। अब ये रेड कलर का मार्कर जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है? चुल है, इसको ऐसे समझ लो, चुल है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा, इसको इतना अटैक करेगा। देखो ना आपके घर में छोटा भाई छोटी बहन कितना चुल होता है उनको। आप पढ़ते रहोगे जबरदस्ती उंगली करेंगे, कभी पेज फाड़ देंगे, कभी पेन छीन के ले जाएंगे बेमतलब का, तो बहुत रिएक्टिव होता है। उसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, सॉरी रिएजेंट। रिएजेंट क्या? रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है वो, और वो बार बार जाके छेड़ता रहता सबस्ट्रेट को। समझ में आया? तो रिएजेंट यानी कि जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, हम रिएजेंट को अटैकिंग स्पेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि किसी रिएक्शन में एक जो होगा वो उस पर अटैक करेगा, अटैक करने वाला स्पेसी। कौन सा स्पेसी बेटा? अटैकिंग स्पेसी। और जो सबसेट होगा उस पर अटैक होगा, उस पर अटैक होगा। तो ये अटैक करने वाला स्पेसी, ये बी जो है, ये जो बेटा बी है, ये बी ये बी अटैक करेगा किस पे? ए पे। जब बी ए पे अटैक करेगा तब बनेगा सी और डी। अगर ये अटैक ही नहीं करेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो रिएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? ऑर्गेनिक रिएक्शन। रिएजेंट समझा? रिएजेंट इज नथिंग बट अटैकिंग स्पेसी। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अटैकिंग स्पेसी दो तरह की होती है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब आगे हम देखेंगे। फिलहाल इतनी बातें समझ में आई कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। रिएक्टेंट के अंदर जो रिएक्टेंट वाला पार्ट, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। सबस्ट्रेट जिस पे अटैक होगा, रिएजेंट जो अटैक करेगा। एक सिंपल एग्जांपल, शिकार, शिकारी। रिएजेंट जो है वो शिकारी है और सबस्ट्रेट जो है वो शिकार है, जिसका शिकार होगा। शिकारी इसका शिकार करेगा। एकदम सिंपल एग्जांपल, ठीक है। शिकार शिकारी करेगा और फिर शिकार करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा।
अब ये जो C और D है, इसमें ये जो हमारा होता है C, मतलब एक जो होता है वो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है जो अपने को चाहिए रहता है, जो अपन बनाते हैं। जैसे चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, कभी अल्केन बनाना सीखेंगे, कभी अल्कीन बनाना सीखेंगे, कभी अल्काइन, कभी अल्कोहल, कभी फिनॉल, ईथर, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड अपन बनाएंगे। तो वो जो बनेगा वो मेन हमारा कंपोनेंट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। उसके साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। वो एक्स्ट्रा चीज़ रहेगी, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखेगी, जल्दी बोलो। रिएक्टेंट के अंदर दो चीज़ें, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। सबस्ट्रेट जिस पे अटैक होगा, रिएजेंट जो अटैक करेगा। रिएजेंट इज अटैकिंग स्पीसी, यानी कि रिएजेंट एक शिकारी है और सबस्ट्रेट एक शिकार, और बनेगा क्या? प्रोडक्ट जो मेन होगा हमारा, और जो बच जाएगा वो। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? इसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है कुल मिला के? ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है कुल मिला के? पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। हाँ, क्या होता है यहाँ भाई? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। हमारी जिंदगी का भी यही रिवाज है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। बंदा इतना नया हो जाता है कि अपने पेरेंट्स को भी भूल जाता है। तो ऐसे बॉन्ड्स आप मत बनाना प्लीज़, ठीक है? आप पुराने बॉन्ड को भी संभाल के रखना और नए बॉन्ड को भी संभाल के रखना। एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, ठीक है? दोनों को संभालना। खैर, आया बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? किस में होगा? ऑर्गेनिक रिएक्शन में होगा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो मैं एक्चुअली इंटरमीडिएट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में ना भाई। किसके बारे में? ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। ऑर्गेनिक रिएक्शन सबको समझ में आ गया? क्या है बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शन? जल्दी बोलो। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? यस, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और नए बॉन्ड बनते हैं, और भाई साहब बोलो ना, सबस्ट्रेट पे अटैक होता है रिएजेंट का और प्रोडक्ट बनता है। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। अब वो जो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, जो बॉन्ड टूटते हैं, जो बॉन्ड की बेटा जो ब्रेकिंग होती है, किसकी? वो दो तरह से होती है मेरे दोस्त। हाँ, बॉन्ड ब्रेकिंग के दो रास्ते। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग को हम एक और नाम देते हैं फ्यूजन। इस इवेंट को क्या नाम दूं? फ्यूजन। क्या नाम दूं? फ्यूजन। बॉन्ड ब्रेकिंग फ्यूजन बोलते हैं इसको। फ्यूजन, टूटना बॉन्ड का। क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है ना, तो बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड ब्रेकिंग, ये दो तरीके से होते हैं मेरे दोस्त। नाम दिया है काम के ऊपर। एक को बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन और एक को बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। क्या क्या क्या? होमोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ये पीछे पास कर दो, बोलो इसमें एक डालने के लिए। हेटेरोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन। अब देखो वहाँ बाहर होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन। अब देखो होमोलिटिक की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग होमोलिसिस भी बोलते हैं। होमोलिसिस, और इसको हम लोग हेटेरोलिसिस भी बोलते हैं। बात समझ में आए? अब होमोलिटिक तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, लेकिन जो वीडियो में देख रहे हैं उनको मिलने की गारंटी नहीं है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, लेकिन आपकी गारंटी है। ठीक, बुरा लगेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। होमोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक, मैं काम ऐसा करता हूँ कि लोगों को बुरा लगे। ठीक, होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। बात समझ में आया? बोलना भाई। ठीक, अब होमोलिसिस को समझते हैं। किसको समझेंगे बेटा? होमोलिसिस। किसको समझेंगे? होमोलिसिस। अब ये होमोलिसिस होता क्या? सर आप तो इंटरमीडिएट पढ़ाने वाले थे, अभी तक तो इंटरमीडिएट का नाम नहीं आया। पेशेंस आएगा, करण अर्जुन आएंगे, एक दिन आ ही जाएंगे। बस थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सब्र। इफ यू हैव पेशेंस
देन गॉड इज विद यू। अगर आपके पास सब्र है तो ऊपर वाला आपके साथ है। ठीक। होमोलिसिस, अब देखिए बेटा, होमोलिसिस का मतलब ही होमो सेम सेम। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं होमोलिसिस का मतलब। मेरे पास कोई ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है बेटा जी, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, और हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताओ तो, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये एक दो इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम कोवेलेंट बॉन्ड है, हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो दोनों के पास, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए थे, दोनों में लड़ाई हो गई, तो चल मेरा वापस कर है कि नहीं, दोनों को वापस करना पड़ेगा। लेकिन इत्तेफाक ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो चिप्स खरीद के खाया, शेयर किए, बोला मेरा वापस कर, उल्टी कर देना, वापस दे देना, तो यहाँ पे वापस आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जल्दी बोलो, ए पे बेटा मेरा बोलना, ए पे डॉट प्लस डॉट, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आया, अरे आया कि नहीं आया, तो बेटा जी ये जो डॉट होता ना, डॉट, इलेक्ट्रॉन जब अकेला होता, इलेक्ट्रॉन जब अकेला होता, तो हम उसको नाम देते हैं फ्री रेडिकल। क्या नाम देते हैं बेटा जी? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, है ना। ये जो ए डॉट है, ए डॉट है, इसको बोल लो फ्री रेडिकल, या बी डॉट है, इसको बोल लो फ्री रेडिकल। ये दोनों भी क्या है भाई? फ्री रेडिकल। ध्यान में आया पक्के से? अब ये जो फ्री रेडिकल है ना, यही एक इंटरमीडिएट है। अच्छा आ रहा हूँ, देखा आ रहा है इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट में 3 पढ़ना है, ऐसे बहुत है, लेकिन अभी बेसिक मैं बोल रहा हूँ, बेसिक वे में लेके जा रहा हूँ आपका मैं बेसिक वे में लेके जा रहा हूँ बेटा जी। एक तो फ्री रेडिकल है बच्चा मेरा, दूसरा कार्बो कटायन है, कार्बो कटायन है, और तीसरा बेटा मेरा कार्बो अनायन है, कार्बो अनायन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आता है तो बच्चों रोना भी आता है, ये बात याद रखना, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। फ्री रेडिकल, एक अपने को इंटरमीडिएट मिल गया। इंटरमीडिएट सर कौन सी बला है, क्या है क्या नहीं, सब बात करेंगे, सब बात करेंगे। फिलहाल समझ रहे हैं हम लोग, फिलहाल समझ रहे हैं, हम डिस्कस डिटेल में करेंगे, पहले समझो। तो ये जो फ्री रेडिकल मिला है, अब इसका क्या काम होगा क्या नहीं होगा, ये सब बात की बात है। फिलहाल बॉन्ड अगर टूटेगा इस तरीके से तो इसका नाम क्या होगा? होमोलिसिस। ठीक, अब ये जो बॉन्ड टूट रहा है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर होमोलिसिस, कंडीशंस फॉर होमोलिसिस, यानी कि कुछ कंडीशंस आपको ध्यान में रखने हैं होमोलिसिस का। पहला कंडीशन, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी या आसपास होगी, यानी कि स्मॉल डिफरेंस, या देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होगा। हाँ, सिंपल सी बात है। अभी देखो, मान लो मैं बोल रहा हूँ ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और जो बी है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मैं बोल रहा हूँ? इक्वल। जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है, तो दोनों खींच रहे हैं, तो ये दोनों के पास दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि दोनों की ताकत सेम है। अगर इसकी ताकत ज़्यादा होती तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते, लेकिन दोनों की ताकत सेम है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अरे बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दोनों की सेम हो तब क्या होगा? बोलो ना, होमोलिसिस हो। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका, दूसरा कंडीशन, आपको वहां पे हाई टेम्परेचर दिख जाए, क्या दिख जाए? हाई टेम्परेचर, क्या दिख जाए? हाई टेम्परेचर, या अल्ट्रावायलेट रे, क्या? यानी कि इस एरो के ऊपर उसने लिख दिया हाई टेम्परेचर, ट्रायंगल बना दिया, हाई टेम्परेचर लिख दिया, या इसने एरो के ऊपर लिख दिया यूवी रे, क्या लिख दिया इसने? यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे मतलब रिएक्शन करते टाइम अल्ट्रावायलेट रे देते हैं अपन, ठीक। या उस बंदे ने क्या लिख दिया? एच नू, तो देख के मर मत जाना, यूवी अल्ट्रावायलेट रे को ही हम लोग ऐसे लिखते हैं। आगे पढ़ेंगे आप लोग, एटम आपको पढ़ा ही रहा हूँ, एटम में आपको पढ़ाऊंगा, आइटम नहीं एटम में आपको पढ़ाऊंगा। E इज इक्वल टू एच नू, E इज इक्वल टू, ये आइंस्टीन का, आइंस्टीन बोला हूँ, प्लैंक्स का इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच नू, जो पढ़ाऊंगा मैं एटम में ही पढ़ाऊंगा। तो E इज इक्वल टू एच नू एक फॉर्मूला होता है, वो यूवी रे से रिलेटेड है, इसीलिए एच नू भी दिख जाए तो क्या समझ जाना? यूवी रे की बात हो रही है, ठीक। तीसरा कंडीशन, परऑक्साइड्स,
क्या 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 क्या, परऑक्साइड्स। अब परऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, जिनको नहीं मालूम है, इस लिंकेज को बोलते हैं अपन परऑक्साइड। अगर आपको ऐसा दिख जाए O, दो O दिख जाए दो बॉन्ड के साथ, तो उसको बोल देंगे ना परऑक्साइड। एग्जाम्पल Na2O2, अगर तुम इसको बनाओगे तो ऐसा दिखेगा NaNaOONA, समझा? ये दिखा आपको ये लिंकेज, इसी का नाम क्या है, परऑक्साइड्स। जैसे और देख लो H2O2, बोलो HOOH, तो ये क्या हो गया, परऑक्साइड्स। हाँ, परऑक्साइड्स। तो ये सबके प्रेजेंस में, यानी कि ये सब की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो अगर इनमें से कुछ भी दिख जाए इस एरो के ऊपर, तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना भी मत, सोचना भी मत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नज़रअंदाज कर देना, बराबर। अगर ये सब दिख जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नज़रअंदाज कर देना। किसको, हाई टेम्परेचर, परऑक्साइड, ये सब दिख जाए तो क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 और 3 दिख जाए, 2 और 3 कंडीशन बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नज़रअंदाज कर देना, नज़रअंदाज कर देना, पैसे दे देना, समझ में आया, नज़रअंदाज कर देना। अरे आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, H2 एक मॉलिक्यूल है बेटा, मैं लिख रहा हूँ H बॉन्ड H, ऐसे होता है, ठीक। अब बताओ दोनों सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अगर और कंडीशन कुछ भी नहीं दिया है तो जल्दी बोलो क्या करूँगा, जल्दी बोलो ना, क्या करूँगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके, और याद रखना इसको रिप्रेजेंट करने का एरो जो होगा वो हाफ एरो, ये हाफ बना रहा हूँ मैं, ये होता है फुल एरो, और अगर अपन ऐसे बनाएंगे तो ये हाफ एरो होता है, और उसको घुमाए गोल तो ये वैसे कैसे दिख रहा, फिश हुक, अरे मछली भी जिससे मारते हैं वैसे दिख रहा ना, हाँ, इसीलिए इस एरो का नाम फिश हुक एरो भी है। सो दिस द फ्री रेडिकल जो भी होगा, फ्री रेडिकल यानी होमोलिटिक फिजन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ एरो या फिर फिश हुक एरो। क्या नाम है इसका, फिश हुक एरो, ठीक है, ठीक है। बेटा जी जल्दी बताओ क्या बनेगा, H डॉट प्लस H डॉट, ये फ्री रेडिकल है। Cl2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बच्चा, सेम है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, Cl डॉट बहुत टफ है। अब मेरी बात को थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, अगर मैं लिख रहा हूँ CH3Cl, सर अभी आपने ऐसे लिख के ऐसे लिखा था फिर इरेज क्यों किया, बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना ज़्यादा सही होगा क्योंकि कार्बन से बॉन्डिंग होती है क्लोरीन की, ना कि हाइड्रोजन से, है ना, हाँ, तो ज़्यादा सही होगा, हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो CH3Cl लिखा, अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ पे क्या है बेटा, मेरा इलेक्ट्रॉन है पापा मेरे, अब बताओ क्या होगा, बोलना। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन के पास जाना चाहिए पूरा का पूरा, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, यूवी रे, या मैंने क्या बोल दिया, मैंने और शॉर्टकट में लिख दिया H, खत्म। तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भूल जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, वही जो हमेशा करते आ रहा हूँ, क्या, ये इसके पास, ये इसके पास, हालांकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने चाहिए थे, लेकिन कंडीशन मैंने क्या बोला, 2 और 3 दिख जाए तो नज़रअंदाज कर देना। तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, CH3 डॉट प्लस Cl डॉट। तो हमारे पिक्चर का जो हीरो है, एक्चुअली 3 हीरो है, उस हीरो में एक हीरो ये जो बार बार दिखेगा। फाइनली वो हीरो कैसे पैदा हुआ वो मैंने बताया, ठीक। उसकी अम्मा ये है जिन्होंने इनको जन्म दिया, CH3 डॉट। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये बायो का लेक्चर है ना है टाइम मतलब हो ही चुका है, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये बात समझ में आया पक्के से। तो मिथाइल फ्री रेडिकल कैसे बना, कंडीशन होमोलिसिस से, बराबर, होमोलिसिस से। तो एक फ्री रेडिकल में हमने क्या देखा, CH3 डॉट, जिसका नाम क्या है
मिथाइल शॉर्ट में लिख दिया फ्री रेडिकल, चलेगा? चलेगा। अब आगे बढ़ूं मैं। होमोलिटिक फिजन सबको अच्छे से समझ में आ गया, पक्के से समझ में आ गया। इंटरमीडिएट 3 तरीके से होते हैं, तीन और भी होते हैं, लेकिन 3 अभी बेसिकली जान रहे हैं अपन। फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोन। फ्री रेडिकल हमने देख लिया। हमने पहले देखा ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता, ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड कैसे टूटता, और बॉन्ड जब टूटता तो क्या पैदा करता, इंटरमीडिएट्स पैदा करता। समझा? अब थोड़ी सी बात मैं इंटरमीडिएट्स की कर लूँ, फिर आगे बढ़ूंगा ताकि आपको तकलीफ कम हो। इंटरमीडिएट्स किसका नाम है, कौन सी चिड़िया है इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट वो है बच्चा जो रिएक्शन में आने के बाद, रिएक्शन में कुछ टाइम के लिए आती है फिर चली जाती है। समझा? आती है फिर चली जाती है। क्या? आती है फिर चली जाती है। फिर चली जाती है। आती है वो, फिर चली जाती है। समझ में आया? चली जाती। एक्चुअली इसकी हाफ लाइफ, यानी कि अगर मैं इसकी हाफ लाइफ बोलूँ ना बेटा जी, इसकी हाफ लाइफ 10⁻⁻6 सेकेंड में गायब हो जाता है। लो, इतने कम टाइम के लिए रहता, मतलब ये ले भाई, इतने कम सेकेंड में गायब हो जाता, इतने कम सेकेंड। कौन? इंटरमीडिएट्स। सर इंटरमीडिएट बताओ ना क्या है? देखो A+B, मान लो कोई रिएक्शन है जहां पे A से C बन रहा है। क्या बन रहा? पता चला कि भाई ये A से C जो है ना, ये A से C जो बन रहा है ना, एक्चुअली ये 2 स्टेप में बन रहा। पहले A से B बन रहा और फिर ये B से C बन रहा। A से C तक बना, लेकिन बीच में कौन बना? B। और जब दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो B भी मर जाएगा, तो क्या बचेगा? तो आया और गायब हो गया। समझा? इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो रिएक्शन में आता है तो है, लेकिन फिर चला जाता है। आता है एक बार, फिर चला जाता है। आया समझ? बहुत परेशान लग रहा है वो। अरे आया समझ में ना? ठीक। A से C, पहले A से B बना, फिर B से C, B गायब हो गया, उसी का नाम क्या है? एक्चुअली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना, दे कंप्लीट इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, दे कंप्लीट इन मोर देन 1 स्टेप, दे कंप्लीट इन जो, वाह, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना, कंप्लीट्स इन, बच्चा कंप्लीट्स इन मोर देन 1 स्टेप। और उस रिएक्शन की स्टेप बाय स्टेप स्टडी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। जो हमारा GOC 2 का पार्ट होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म? होता क्या है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। हर एक स्टेप कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जैसे मैंने क्या बोला, A से C कैसे बना, स्टेप बाय स्टेप पढ़े तो क्या कहेंगे इसको? रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म जब देखेंगे तो बीच में क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। और सारी कहानी इंटरमीडिएट से होती है, इसलिए तकलीफ आने से पहले हम उसका निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? फ्री रेडिकल समझ में आ गया? फटाक से आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल के बाद हमने अभी होमोलिसिस कंप्लीट किया बेटा। क्या कंप्लीट किया? अब हम क्या देखेंगे? यस, हेटेरोलिसिस। क्या देखेंगे बेटा? हेटेरोलिसिस। तो देखिए यहाँ पे हेटेरोलिसिस। अब होमो में दोनों में एक एक जा रहा था, तो कॉमन सेंस है हेटेरो में क्या होगा? बोलिए ना। यहाँ पे क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? जल्दी बोलो। ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? उसके पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसको इलेक्ट्रॉन के पाने की तमन्ना ज़्यादा है, उसके पास जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसकी कम। इसको पूरे एरो से बना रहे हैं, पूरे एरो से। और फाइनली क्या होगा? वो होगा जो सोचा भी नहीं था हमने। क्या हो गया? वो हो गया जो हमने सोचा भी नहीं था, जो हमने सोचा भी नहीं था। अरे इस पे माइनस चार्ज आएगा ना?
इलेक्ट्रॉन है, ले लिया, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दिया मैं, लेकिन चार्ज के साथ दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। और इस पर प्लस क्यों दिखाया? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी तो प्लस होता है, बात मालूम है ना? नहीं मालूम है तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर देते तो क्या बन जाता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्लस हो गया, तो प्लस मतलब प्लस को किससे मोहब्बत है? अपने प्लस को कौन पसंद है? माइनस। तो प्लस हो गया तब तो माइनस लेना चाहेगा, सिंपल सी बात है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, अब इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। खैर, तो ये प्लस, अब ये जो प्लस होगा ये होगा कटायन, और ये जो माइनस होगा ये होगा अनायन। अगर ये कार्बन के साथ होगा तो कार्बो कटायन, और अगर ये कार्बन के साथ होगा तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो जाके समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 Br, क्या ले लिया? यहां पे क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? कौन सा फिजन? ये कोई कंडीशन नहीं दिया आपने को, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बताओ क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा जल्दी बताओ? वाह वाह, अरे क्या होगा? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चले जाएंगे, और वही होगा जो हमने सोचा भी नहीं था, वही होगा जो हमने सोचा भी नहीं था। Br माइनस, सही है, सही है। अब इस कटायन का नाम क्या हो गया? कार्बो कटायन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? कार्बन पे, तो क्या नाम हो गया? बहुत टफ है। और इसका नाम क्या होगा? ब्रोमाइड। देखो ब्रोमीन को Br लिखते तो ब्रोमीन पढ़ते हैं, लेकिन माइनस चार्ज के साथ आएगा तो उसको बोलेंगे ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे? ध्यान में रहेगा पक्के से। एक कटायन एक अनायन, अरे पक्के से। क्या बन गया? कार्बो कटायन। कोई दिक्कत है? अभी यहाँ देखिए, अगर यहीं पे CH3, या मान लो क्या काम करता हूं, नहीं चलो ठीक है, Z नाम की कोई चीज ले लिया मैंने, कुछ भी, Z की जगह H हो सकता है, या और कुछ भी जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, समझो एग्जांपल लूंगा, टेंशन मत लो। मान लो ये Z जो है, Z इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, और इस कार्बन की, मैंने क्या बोला, लिखते टाइम कार्बन लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चा ज़्यादा है। तो जल्दी बता दो इस बार क्या होगा? इस बार कहानी बदल जाएगी, पूरा खेल पलट जाएगा, हाँ, और पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? कार्बन के पास। और ये क्या बन जाएगा? CH3 पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के साथ, हाँ, और Z पे प्लस, तो ये क्या बन गया? कार्बो अनायन। नेगेटिव चार्ज है, अनायन, कार्बो अनायन। और ये तुम्हारा कटायन है। अब देखो सर कोई एग्जांपल बताओ, चलो कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। CH3H हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया इसने। अब बताओ मुझे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सर ये सब कैसे पता चलेगा किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है? हैलोजन का तो सर आपने बता दिया कि हैलोजन का ज़्यादा होता है, बाकी सबका कैसे पता करेंगे? तो कुछ दिन सब्र रख लो, हम लोग एक बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम सब पता कर लेंगे, सब पता कर लेंगे, ठीक? तो बच्चा मेरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? जहाँ हमने सोचा भी नहीं था। क्या बन जाएगा? CH3 पे माइनस चार्ज और H पे प्लस। समझा? तो फिर से क्या बन गया? कार्बन। तो जो हमने पढ़ा ये फ्री रेडिकल कार्बोकटायन कार्बोन है, हाँ। तो कार्बोकटायन में क्या देखा हमने? CH3 प्लस। अब CH3 का नाम मिथाइल। अब इसको पूरी तरीके से मिथाइल कार्बोकटायन बोलना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि CH3 क्या है? मिथाइल और कार्बोकटायन, हाँ। इसको बोलो बेटा जी मिथाइल कार्बोकटायन। और तीसरा CH3 माइनस, बोलो मिथाइल। क्लियर है? क्लियर है? तो बच्चा अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कार्बोकटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल, तीनों में डिफरेंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? आया समझ में? चलिए।